2016 में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट मात्र 23,000 करोड़ हुआ करता था, लेकिन आज ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट 26 टाइम बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गया है। अब वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतने लोग ईटीएफ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कौन सी ईटीएफ में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये दो चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अब कुछ लोग सिर्फ वो 5 ईटीएफ के नाम जानने के लिए आए होंगे जिसके हम बात करने वाले हैं, तो ये रहे वो 5 ईटीएफ के नाम। अब अगर ये 5 नाम जानने के बाद वीडियो छोड़कर आपका जाने का मन हो रहा है तो ऐसा करना शायद सही ना हो, क्योंकि बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कभी भी सही नहीं होता है। क्योंकि हम बहुत मेहनत से पैसा जमा करते हैं और इतनी मेहनत से जमा करे हुए पैसे को अगर हम सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो शायद हमारा फ्यूचर बुरा मान जाएगा। और इसके साथ ही आपने ये डिस्क्लेमर तो कई बार सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और कितने रिस्क हम ले रहे हैं। तो ईटीएफ के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि ईटीएफ होता क्या है। तो देखो, एक होता है हमारे कंपनीज के स्टॉक्स जिसको हम पीएससी या एनएसई ऐसे एक्सचेंजेस के थ्रू कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। इन स्टॉक की वैल्यू लगातार कम या ज्यादा होती रहती है क्योंकि लगातार मार्केट में इनको कोई खरीद या बेच रहा होता है। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड जो हमारे जैसे इन्वेस्टर के पैसों को कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिलाकर बनता है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ में म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्टर का पैसा कई सारी कंपनीज में लगा होता है और ये फंड मार्केट में कंपनीज के स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं। मतलब आप जैसे किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो उसी तरह से आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ईटीएफ भी खरीद सकते हो। अब बात आती है कि ईटीएफ क्यों खरीदे। तो ईटीएफ के कुछ फायदे हैं जो आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेंगे। एग्जांपल के लिए मान लो निफ्टी 50 का कोई म्यूचुअल फंड है जो टॉप 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो आप ये निफ्टी 50 को दिन खत्म होने के बाद ही ले सकते हो। आप दिन के बीच में ये फंड नहीं ले सकते। वही मान लो कोई निफ्टी 50 का ईटीएफ है जो सेम निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो आप इसको दिन में कभी भी बाय कर सकते हो। तो जैसे मान लो कोई ऐसी न्यूज आती है जिससे मार्केट एकदम से गिर जाता है, तो उस केस में अगर आप उसी टाइम पर फटाफट निफ्टी 50 बाय करना चाहते हो तो आपके पास ईटीएफ ही एक ऑप्शन होगा। इसलिए ईटीएफ को इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज करा जाता है। इसके अलावा ईटीएफ में म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। अब एक्सपेंस रेशियो मतलब अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे के लिए कंपनी कितना पैसा कट करती है। जनरली म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं और कंपनी को और भी कॉस्ट पे करना होते हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। वही ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, मतलब आपके पास ज्यादा पैसा बचता है। और आज हम कुछ ऐसे ही ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं जिससे लॉन्ग टर्म में आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे, और इसलिए हम 4 अलग अलग कैटेगरियों मिलाकर टॉप 5 ईटीएफ ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है ब्रॉड मार्केट की, जिसमें वो ईटीएफ आते हैं जो मार्केट की टॉप कंपनीज को ट्रैक करते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया जो मार्केट की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। उसका दूसरी कैटेगरी है इंटरनेशनल मार्केट। कुछ ईटीएफ ऐसे भी होते हैं जो बाहर के मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ईटीएफ के थ्रू आप यूएस मार्केट की कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हो। उसका तीसरी कैटेगरी आती है स्मार्ट बीटा इंडेक्स। अब ये सिर्फ सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन इसे समझना बहुत ही सिंपल है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स मार्केट के मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग टॉप 50 कंपनीज चुनकर उनमें इन्वेस्ट करता है, वैसे ही स्मार्ट बीटा इंडेक्स एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सिलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है। जैसे कुछ स्मार्ट बीटा इंडेक्स अच्छी क्वालिटी वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो कंपनीज जिनका प्रॉफिट अच्छा है। कुछ स्मार्ट बीटा इंडेक्स मोमेंटम का यूज करते हैं, मतलब वो ऐसी कंपनी सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने लास्ट कुछ मंथ में अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट करता है। और फोर्थ कैटेगरी में हम गोल्ड को ट्रैक करने वाले ईटीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ईटीएफ को आज हम सारे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढेंगे। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 का। तो ये ईटीएफ मिड कैप की टॉप 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब जिनको नहीं पता हो, मार्केट साइज के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 कंपनीज होती है उन्हें लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है और उसके बाद जो 150 कंपनीज आती है उन्हें मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। तो ये ईटीएफ बेसिकली एक इंडेक्स फंड की तरह वर्क करता है जो मिडिल मार्केट कैप की टॉप 150 कंपनीज में उनके मार्केट साइज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता
करता है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 51% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 28% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर में 31% का रिटर्न दिया है। अब रिटर्न के अलावा एक और चीज जो है जो इस फंड को बहुत अच्छा बनाती है वो है इसका AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। अब असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि टोटल कितना पैसा उस ETF में लगा हुआ है। किसी ETF में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है मतलब हो सकता है ज़्यादा लोगों ने वो ETF लिया हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ETF बेचने जाते हो तो चांसेस है कि आपको बायर जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि ETF मार्केट में ट्रेड होते हैं और आपने कोई ETF खरीद रखा है और किसी दिन आपका उसका बेचने का मन हुआ तो उस टाइम पर कोई ना कोई खरीदार मौजूद होना चाहिए, और जितने ज़्यादा लोग उस ETF में इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका ETF कोई ना कोई खरीद लेगा, और इसी को हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। और AUM अगर हम इस ETF का इस कैटेगरी के बाकी ETF से कंपेयर करें तो ये ETF दूसरों से काफी आगे दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात भी कर ही लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में ये ETF थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा है। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.21 है। बाकी ETF जैसे ICICI मिड कैप 150 या मिराय एसेट मिड कैप 150 का एक्सपेंस रेशियो इस ETF से कम है। मतलब बाकियों के कंपैरिजन में ये ETF आपके पैसों से थोड़ा ज्यादा पैसा अपने खर्चे के लिए निकाल लेगा, तो आपका रिटर्न यहाँ थोड़ा कम हो सकता है। और इसके बाद एक और पैरामीटर में ये ETF खरा उतरता है और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि कोई ETF कितना वॉलेटाइल है। अगर कोई ETF ज्यादा वॉलेटाइल है इसका मतलब ये है कि उसका जो प्राइस है वो तेजी से कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे में जो लोग स्टेबिलिटी पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ये ग्राफ बार बार ऊपर नीचे ना हो, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इस ETF का दूसरों से थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो बाकी दो के मुकाबले आपको थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अब अगला फंड डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस में आगे भी लाता रहूंगा, और इसके साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ताकि आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स रीड करने में अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। अब हमारी लिस्ट में अगला ETF है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 FOF, और ये ETF नेस्डैक की टॉप 100 कंपनीज को ट्रैक करता है। अब जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे यूएसए के एक्सचेंज का नाम है नेस्डैक। तो इस ETF के थ्रू आप यूएसए की कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। और नेस्डैक 100 में कई बड़ी कंपनी शामिल है जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वॉलमार्ट और भी बहुत सारी। और ये सारी कंपनीज मार्केट के कई सेक्टर को डोमिनेट करती है। जैसे गूगल ने सर्च इंजन को डोमिनेट करा है, अमेजॉन ने ई-कॉमर्स में अपना दबदबा बनाया है, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे आगे है, वॉलमार्ट का रेवेन्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इसके साथ ही इन कंपनीज ने मार्केट में भी काफी ग्रोथ देखी है। तो ये ETF काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की। और ग्रोथ के अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस ETF का, क्योंकि जनरली हम इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। और आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि डोंट कीप योर एग इन वन बास्केट, मतलब सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, क्योंकि वो बास्केट गिरे तो आपके पास कोई भी अंडा नहीं बचेगा। ऐसा मान लो इंडियन मार्केट में कभी कुछ गिरावट आती है तो हमारे पोर्टफोलियो में भी गिरावट आ जाएगी। ऐसे में अगर इंडिया के बाहर की कंपनीज में भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इससे रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। अब रिटर्न की बात भी कर ही लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में ये ETF ने 30% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में रिटर्न 24% का था और लास्ट 10 ईयर्स में 20% का था। इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में लास्ट ईयर की ग्रोथ इसमें कम थी, क्योंकि लास्ट ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 500 कंपनीज ने 40% का रिटर्न दिया है। पर लॉन्ग टर्म में ये ETF BSE से बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। जैसे लास्ट 10 ईयर का BSE का रिटर्न था 15%, जो इस ETF से काफी कम है। तो अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो आपने 10 साल पहले इस ETF में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 1 लाख रुपए 6,19,000 रुपए बन चुके होते, मतलब आपका पैसा सीधा 6 गुना हो जाता। और वही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की इक्विटी के एवरेज से कंपेयर करें तो भी इस ETF के फंड ने बेहतर परफॉर्म करा है। अब ये ETF अकेला नहीं है जो विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और भी कई सारे ETF है जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मिराय एसेट NYSE FANG Plus ETF हो गया जो यूएसए की टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा मिराय एसेट S&P टॉप 500 भी है जो यूएसए की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसके बाद निपॉन इंडिया ETF हैंग सेंग हांगकांग के मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और
अगर हम लॉन्च से लेकर अभी तक इनका रिटर्न देखें तो मोतीलाल ओसवाल दूसरों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही AUM भी इस फंड का दूसरों से ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी बाकियों से कम है। अब अगला ETF हम ले रहे हैं स्मार्ट बीटा इंडेक्स से। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्मार्ट बीटा इंडेक्स में फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टॉक को सिलेक्ट करता है और इस कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 एक बढ़िया ETF दिखाई दे रहा है। इस ETF को लॉन्च हुए मात्र 2 साल और 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन पिछले 1 साल में इस ETF ने 67% का रिटर्न दिया है। इसके कंपैरिजन में नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स काफी पीछे नजर आता है और इस जोरदार रिटर्न के पीछे का कारण है इस ETF का स्टॉक सिलेक्शन। इसमें सबसे पहली स्टेप में ये ETF निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज निकालता है, उसके बाद उन कंपनीज में से वो टॉप 30 कंपनीज को पिक करता है जिन्होंने लास्ट 6 से 12 मंथ में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये ETF बेसिकली रीसेंट परफॉर्मेंस और रिटर्न को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस फंड का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बाकी मेजर ETF का स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको इतना ही दिखाई देगा। एक फैक्टर में ये ETF काफी पीछे दिखाई देता है और वो है एक्सपेंस रेशियो। इस ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.30 है और अगर हम इसको कुछ मेजर इंडेक्स फंड्स के ETF से कंपेयर करें तो लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसका दिखाई दे रहा है। मतलब बाकी ETF के मुकाबले कंपनी अपने खर्चे के लिए आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज्यादा पैसा कट करेगी। इसके अलावा AUM भी इस ETF का काफी कम है क्योंकि ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो चांसेस है कि यहाँ आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो ये ETF काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी से कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आपका सारा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के स्टॉक में ही हो। कुछ इन्वेस्टमेंट हमको प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड में भी करना चाहिए और इसके कुछ रीजंस है। पहला ये है कि गोल्ड सदियों से वेल्थ स्टोर करने के लिए यूज करा गया है और इसकी वैल्यू हमेशा रही है। जो कंपनियों में आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनियां जब एग्जिस्ट भी नहीं करती थी तब भी गोल्ड था। और दूसरा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट में जितनी कंपनीज है वो एक्सटर्नल फैक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ऐसे मान लो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया और लोगों ने सामान परचेस करना बंद कर दिया तो कई कंपनियों की ग्रोथ इसमें रुक सकती है। या मान लो कोई वॉर हो गया और सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट या बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो उस केस में ये कंपनीज के स्टॉक की वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन गोल्ड के केस में वैल्यू एक्सटर्नल फैक्टर पर थोड़ी कम डिपेंड करती है। वॉर जैसी कंडीशन में भी गोल्ड अपनी वैल्यू प्रिजर्व करके रखता है। ऐसे में पूरे वक्त में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए फोर्थ ETF हम देख रहे हैं गोल्ड में, जो कि है HDFC गोल्ड ETF। अब सारे ही गोल्ड फंड और ETF गोल्ड प्राइस को ही ट्रैक करते हैं, तो बेसिकली रिटर्न तो सारे गोल्ड ETF का लगभग सेम ही होगा। इसलिए गोल्ड ETF में हम AUM और एक्सपेंस रेशियो देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा ETF लेना चाहिए। अब यहाँ HDFC को बाकी सारे गोल्ड ETF से अगर हम कंपेयर करें तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में कोटक और ICICI इस ETF से थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों ETF का AUM HDFC से कम है, तो इस वजह से इस फंड को हमने सिलेक्ट करा है। पर आप चाहो तो ICICI या कोटक गोल्ड के साथ भी जा सकते हो। अब रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस ETF ने 21% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 11% का रिटर्न दिया है और लास्ट 10 ईयर में 8.94% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में गोल्ड ETF ने ठीक ठाक परफॉर्म करा है। अब निफ्टी 50 के रिटर्न से कंपेयर करें तो गोल्ड हमको यहाँ पर पीछे दिखाई देता है। जैसे मनी कंट्रोल के इस ग्राफ को हम देखें तो निफ्टी 50 का रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में 12.78 रहा है और गोल्ड से रिटर्न के मामले में ज्यादातर टाइम्स निफ्टी 50 ने बेहतर परफॉर्म करा है। लेकिन हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि बेस्ट रिटर्न पाने के लिए। इसलिए अपने पैसों का कुछ % आप इसमें भी लगा सकते हो। अब निफ्टी 50 की बात करी है तो एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ETF की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है और जनरली बड़ी कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू छोटी कंपनीज। और निफ्टी 50 देश की टॉप 50 कंपनीज जिनका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है उनको ट्रैक करता है, तो सिर्फ बड़ी कंपनीज ही इसका हिस्सा बन पाती है। अब निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 एक अच्छा ETF इस कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। इसका रिटर्न अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 31% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 19% का रिटर्न दिया है और लास्ट 10 ईयर्स में 13% का रिटर्न दिया है।
मतलब इस ETF में अगर आपने 1 लाख रुपए 10 साल पहले लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 3,39,000 रुपीज होती। मतलब आपका पैसा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका होता। अब इस ETF का एक्सपेंस रेशियो भी कम है, मात्र 0.04 है इसका एक्सपेंस रेशियो। मतलब काफी कम पैसे कंपनी काटेगी आपके पैसों में से। अब अगर आप इस ETF को बाय करने का सोच रहे हो तो कोशिश यही करो कि कोई डीप या गिरावट आए वहां पर बाय करो। से इलेक्शन के टाइम पर एक बड़ा डीप मार्केट में आया था, फिर रिसेंटली भी मार्केट में गिरावट देखी गई थी। ऐसे टाइम पर अगर आप बाय करोगे तो रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थी टॉप 5 ETF की लिस्ट। अब जाते जाते हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, वही यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखो ऐसी वीडियो